हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज हम अपनी सीरीज़ मिशन 3000 का केमिस्ट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ का फिल इन द ब्लैंक्स लेकर आए हैं। आई होप, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप लोग में से कुछ लोग हंस रहे होंगे कि सर फिल इन द ब्लैंक्स करा रहे हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है। एमसीक्यू सेक्शन में कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इस वजह से मुझे लगा इसको भी प्रैक्टिस आपको करा देनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर रहें कि आपने पहले के सारे क्वेश्चंस देखे हों और आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ हो, तभी आप इस क्वेश्चन को करें। अदरवाइज़ यहीं पे छोड़ दें। पहले चैप्टर पढ़िए अच्छे से, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाना शुरू करिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, तो लिखा है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ डैश पीरियड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड हैं? तो 7 पीरियड होते हैं, तो लिख दीजिए 7। नेक्स्ट क्या है, ईच डैश इन द पीरियोडिक टेबल इज कंप्राइज्ड ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। समझ रहे हैं? यानी हर पीरियड में पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ शेल्स होती हैं। आप यहाँ से समझ सकते हो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें सेम नंबर ऑफ शेल्स होती हैं। ग्रुप में जैसे ही आप नीचे की तरफ जाओगे, ग्रुप में आप रहोगे तो एक एक शेल नीचे की साइड बढ़ती जाती हैं। पीरियड में रहोगे तो नंबर ऑफ शेल्स थ्रू आउट सेम रहती है एक पीरियड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। समझ रहे हो अच्छे से? ओके, अब देखिए थर्ड चीज लिखा है एलिमेंट इन अ पीरियड ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ। जो पीरियड में एलिमेंट होते हैं सब के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो। यहाँ पे शायद जगह नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पीरियड में, यानी आप जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियड में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको सेम मिलेंगे। फोर्थ क्या है, एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑल हैव सेम नंबर ऑफ, एक मिनट, पीरियड में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं बेटा, माफ़ करिएगा शायद मैंने गलत लिख दिया है। पीरियड में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं मिलते हैं। सुबह के 4 बजे हैं, असर दिखाई दे रहा है। देखो, पीरियड में आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं रहते हैं। जो नंबर ऑफ शेल है ना एटम में, वो सेम रहती है। जैसे आप सेकेंड पीरियड ले लो, लिथियम लोगे, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सब में सिर्फ 2 शेल होती है। यानी आप सेम नंबर ऑफ शेल, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल कह सकते हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल। इलेक्ट्रॉन शेल आपको सेम मिलेगी जैसे आप पीरियड में रहोगे। हाँ, ग्रुप में नीचे की साइड जाओगे तो वहाँ पे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम मिलेंगे। मिसाल के तौर पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सब के लास्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ, देखो लिखा है एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। ठीक है, लिखा है द एलिमेंट ऑफ डैश आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट्स। कह रहा है कहाँ के एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो पीरियड 3 का एलिमेंट होता है ना, उनको टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। किसके? पीरियड 3 के। पीरियड 3 में कौन कौन आता है? सोडियम तो शुरू होता है पीरियड 3, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, सल्फर के बाद क्लोरीन, उसके बाद आर्गन। यानी सोडियम तो शुरू होता है, आर्गन तक रहता है। नेक्स्ट देखिए, द एलिमेंट ऑक्यूपाइंग लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब देख लो, आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, 3 से 12 तक, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है यानी ग्रुप नंबर 1, 2, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के राइट हैंड साइड में रहता है यानी ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक, ये दोनों साइड क्या कहलाती है आपकी? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। यानी ग्रुप नंबर 1, 2 और ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक आपकी क्या कहलाती है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, लिखा है द मोस्ट एक्टिव मेटल्स आर प्रेजेंट इन। मोस्ट एक्टिव मेटल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ग्रुप नंबर 1 और 2 में होता है मोस्ट एक्टिव मेटल्स। मेटल्स की बात हो रही थी, ठीक है, तो इन ग्रुप यहाँ पे लिखना था बेसिकली। ग्रुप नंबर 1 और 2 में प्रेजेंट होता है मोस्ट एक्टिव मेटल्स। ठीक है, ग्रुप 1 को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। ग्रुप 2 को क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल।
क्या लिखा है, द रेयर गैस कहो, नोबल गैस कहो, इनर्ट गैस कहो, बात सेम है। आर प्रेजेंट इन, कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं नोबल गैस, ग्रुप नंबर 18 में, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, अब देखिए इसे समझिएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 18 भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो। अगर 0 ग्रुप लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 18 ग्रुप लिखो, ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, लिखा है द एटॉमिक साइज डैश, यानी इंक्रीज या डिक्रीज होगा यहाँ पे कुछ, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। जैसे ही आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे पीरियड में, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से खींचता है अपनी तरफ, और ज़्यादा ताकत लगा के, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इस वजह से साइज घटता है। यानी द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज होगा यहाँ पे, जैसे आप पीरियड में जाते हो अक्रॉसेस, पीरियड में अक्रॉस जाओगे लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, बट द डैश इंक्रीजेस, अच्छा लेकिन क्या कह रहा है, लेकिन कुछ चीज़ इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, इंक्रीज क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियस पे चार्ज, तो हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज, बट द डैश रिमेन्स द सेम। लेकिन जैसे आप पीरियड में आगे जाते जाओगे ना, आपको जो इलेक्ट्रॉन शेल है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल वो सेम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेम क्या मिलेगा, नंबर ऑफ शेल क्या मिलेगा आपको, सेम मिलता जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ शेल लिख लो, इलेक्ट्रॉन शेल लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल लिख लो, कुछ भी लिख लो, बस मतलब सही निकलना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इन अ पीरियड और इन अ ग्रुप द लार्जर द एटॉमिक साइज ऑफ एन एलिमेंट द डैश इज द मेटालिक इज द एलिमेंट। यानी पीरियड या ग्रुप में जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज बड़ा होता जाएगा उतना ही ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है कि वो अपनी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, और लूज़ तभी करेगा जब उसका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी कम होगा, कब कम होगा बताओ, जब साइज़ बड़ा होगा, जब शील्डिंग इफेक्ट लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा होगा मोर लिख लो, हाई लिख लो। ठीक है ना, यानी जैसे ही एटॉमिक साइज बढ़ेगा आपका मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। समझ रहे हो अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना बेटा। अच्छा, इसके बाद समझिएगा, अब देखो लिखा है मूविंग अक्रॉस अ डैश ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट शो इंक्रीजिंग डैश कैरेक्टर। अब देखो अक्रॉस लिखा है, यानी अक्रॉस हम सिर्फ पीरियड के ही जाते हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक है, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। अब देखो पीरियोडिक टेबल में जब हम पीरियड का क्रॉस जाएंगे तो डैश द एलिमेंट शोज इंक्रीजिंग। अब देखो जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियड में, क्या चीज़ बढ़ती है, क्या चीज़ आपका बढ़ता है। अब देखो कैरेक्टर लिख दिया, कैरेक्टर में क्या होगा, या तो मेटालिक कैरेक्टर होगा या तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा। अब देख लो क्या बढ़ता है, पीरियड में आगे की साइड जाओगे, अगर आगे की साइड जाओगे साइज़ कम होगा, साइज़ कम होगा इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपने अंदर लिया जा सकता है स्टेबल होने के लिए, और इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अगर लेंगे स्टेबल होने के लिए, यानी वो नॉन मेटालिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट लिखा है द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द डैश एंड डैश ऑफ द एलिमेंट्स। मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बेटा सिर्फ दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक आपका एटॉमिक साइज है और एक है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, एक आपका एटॉमिक साइज है और एक है आपका आयोनाइजेशन इंथैल्पी कह लो, आयनाइजेशन पोटेंशियल कह लो, जो आपका मन करे वो कह लो। कैसे करता है तो बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। जब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि उसका मेटालिक कैरेक्टर कम है। समझ रहे हो ना। अच्छा, यानी बेसिकली दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है। समझ गए ना। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ऐसे समझो मेटालिक कैरेक्टर किसी में ज़्यादा है,
यानी वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ कर पा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ कर पा रहा है तो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल उसका कम है, तभी तो आसानी से कम कर पा रहा है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट लिखा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन। एक्स प्लस एनर्जी है, एक्स कन्वर्ट हो गया एक्स प्लस में और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा रहा है, तो जो बाहर निकालने में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी ना उसको कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रॉन को अंदर डाला जाता और उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे तो निकाला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन 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 पोटेंशियल। क्लियर है? देख देखो लिखा है अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर आप एक पीरियड के अक्रॉस में जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा पहले ये समझो। पीरियड के अक्रॉस में जाओगे साइज़ कम होगा, साइज़ कम होगा, और जब साइज़ कम होगा और छोटे एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बाहर मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि उस पर एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का फोर्स वर्क कर रहा होगा न्यूक्लियस से, जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी अगर छोटा एटम है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल उसका हाई होगा। ठीक है, यानी इंक्रीज कर जाएगा। हाई लिख लो, इंक्रीजेस या वेरी हाई कुछ भी लिख सकते हो। द आयनाइजेशन पोटेंशियल इज़ वेरी हाई या इंक्रीजेस, इंक्रीजेस लिख लो, बेसिकली ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब देखो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे जैसे आप ग्रुप के में नीचे आएंगे, जैसे आप एल्कली मेटल का ही ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, नीचे की साइड आओगे। ठीक है, साइज़ बढ़ता जाएगा, साइज़ बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, बाहरी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी तरफ खींचने की क्षमता क्या होगी? कम होगी। अब जब उससे अपना इलेक्ट्रॉन नहीं संभल रहा है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वो बाहर आसानी के साथ जा सकता है, तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर क्या लेगा? ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता कम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट लिखा है द हाइयर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अ नॉन मेटल। जितनी ज़्यादा नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, जितनी ज़्यादा नॉन मेटल की क्षमता होगी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, वो उतना ज़्यादा अच्छा नॉन मेटल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे मोर। द हाइयर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अ नॉन मेटल, मोर केमिकली एक्टिव द नॉन मेटल इज। ओके, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। कह रहा है वो टेंडेंसी जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अच्छा सॉरी, कह रहा है अगर डाउन द ग्रुप में जाते हैं, यानी ग्रुप में अगर नीचे की साइड जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी? तो जाहिर सी बात है बेटा, वो डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, तो टेंडेंसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर से खींचने की क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ भी हो जाएगा डिक्रीजेस। ठीक है, एंड डैश ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड। जब पीरियड में अक्रॉस जाएंगे, यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो साइज़ कम होगा। अगर साइज़ कम होगा यानी इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से खींचा जा सकता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीजेस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एलिमेंट्स हैविंग हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल हैव डैश इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। अगर किसी एलिमेंट का ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल है, यानी समझो मेरी बात, यानी वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता, उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो साइज़ है एटम का वो छोटा है, और अगर साइज़ छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। अगर साइज़ छोटा है, अब समझो मेरी बात, अच्छे से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की डिमांड कर रहा है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ रहा है, तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को भी अपने अंदर खींचने की क्षमता रखता होगा। यानी जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी। इस चीज़ को समझो। ठीक है, हैव मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है किसी एलिमेंट का, इसका मतलब उसका साइज़ छोटा है। साइज़ छोटा है तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को भी आसानी से अपने अंदर खींच सकता है, क्योंकि उसका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट
लिखा है इन जनरल नॉन मेटल्स आर डैश इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल्स। यानी इन जनरल जो नॉन मेटल्स होते हैं वो किसके मुकाबले में, अच्छा यहाँ पे मोर और हाई लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन मेटल्स आर क्या होगा, हाई होगा या लोअर होगा, लो नेगेटिव देन, ठीक है, या लेसर नेगेटिव देन। लिखा है इन जनरल। अब देखो आपको समझना है, नॉन मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं या मेटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता कौन रखता है, तो भैया मेटल तो खींचते ही नहीं है, मेटल तो देने की क्षमता रखते हैं। तो नॉन मेटल्स क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे मेटल से, ठीक है। तो लिखा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ शेल्स। लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में आप जाओगे तो नंबर ऑफ शेल्स हमेशा सेम रहेगी। आप ग्रुप पीरियड 2 उठा के देख लो तो नंबर ऑफ शेल्स 2 रहेंगी, KL। पीरियड 3 उठा के देख लो, जैसे मिसाल के तौर पे सोडियम ले लो, उसका 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो K में 2 होंगे इलेक्ट्रॉन, L में 8 होंगे, M में 1 होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे क्या होगा, रिमेन्स द सेम। ऊपर लिख लो रिमेन्स द सेम। क्लियर है अच्छे से, ओके, दिखाई दे रहा है ना। चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है बेटा, उसके लिए माफ़ करिएगा। देखिए क्या लिखा है एन एलिमेंट X बिलोंग्स टू ग्रुप 2 एंड पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट हैज़ डैश इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। जो एलिमेंट ग्रुप 2 का होगा ना, उसके बाद 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में, 2 लिख लो यहाँ पे। एग्जाम्पल दे के दिखा दूँ, ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट उठा लो, मिसाल के तौर पे आपने मैग्नीशियम उठा लिया, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो KLM 282, ठीक है। यानी जितने ग्रुप नंबर होंगे उतना ही आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन कौन से शेल में, कौन से ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर 1 और 2 में ही ऐसा होगा। अब मिसाल के तौर पे आपने ग्रुप नंबर 13 ले लिया तो उसमें 13 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उसमें 3 होंगे। ग्रुप नंबर 14 लोगे तो उसमें 4 होंगे। ग्रुप नंबर 15 लोगे तो उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 16 में 6 होंगे, 17 में 7 होंगे और 18 ग्रुप नंबर में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, लिखा है ईच पीरियड एक्सेप्ट पीरियड 1 इन द पीरियोडिक टेबल बिगेंस विथ डैश एंड एंड्स विद अ डैश। कह रहा है पीरियड 1 के अलावा सारे पीरियड किस चीज़ से शुरू करते हैं और किस चीज़ से ख़त्म करते हैं। तो अगर पीरियड 1 को हटा दो ना बेटा, तो सारे पीरियड एल्कली मेटल से शुरू होते हैं, एल्कली मेटल से, ठीक है ना, और एंड करते हैं नोबल गैस पे। मिसाल के तौर पे आप पीरियड 3 ले लो, सोडियम से शुरू होता है जो कि एल्कली मेटल है, एंड होता है जाके आर्गन पे जो कि नोबल गैस है, ओके। एक मैच द कॉलम का भी क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। अब देखो प्रोटॉन बेटा जाके मिलेगा कॉलम बी में रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर चार्ज के लिए मैं आगे 1 लिख देता हूँ, यानी ये प्रोटॉन का नंबर है। क्लियर है अच्छे से। सोडियम बेटा एक एल्कली मेटल है ग्रुप नंबर 1 का, तो इसके आगे मैं 2 लिख देता हूँ। क्लियर है अच्छे से। बेरियम आपका एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है जो कि ग्रुप नंबर, एक मिनट, हाँ, ग्रुप नंबर 1 में पाया जाता है। ये 2 मैंने इसका नंबर लिखा है, मुझे लगा मैंने ग्रुप नंबर तो नहीं लिख दिया। बेरियम आपका एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है जो कि ग्रुप नंबर 2 में पाया जाता है। तो बेरियम कहाँ से जुड़ जाएगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल से। इसके आगे मैं 3 नंबर लिख देता हूँ, ये वाला। अच्छा, क्लोरीन आपका एक हाइड्रोजन है, तो ग्रुप नंबर 4 में मैं लिख देता हूँ। क्लोरीन आपका एक हाइड्रोजन है तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। हेलोजन क्या होता है, ग्रुप नंबर 17 होता है। हेलोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि क्लोरीन जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ये सारी चीज़ें हम मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड सब शेल में होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 5 लिख लो। अच्छा, ये चीज़ शायद आपने ना पढ़ी हो अभी तक, लेकिन जब आप 11th में जाओगे ना तो इसको थोड़ा और बेसिक डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है ना। फिलहाल आप समझ लो कि सब शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसको ना भी करते ना तो 6 वाले से कर लेते। कंप्लीटेड शेल, अगर किसी की शेल कंप्लीट है तो वो क्या कहलाएगा, नोबल गैस कहलाएगा, या नोबल गैस का उसके पास कॉन्फ़िगरेशन है ऐसा कहलाएगा, तो इसके बाद 6 हो जाएगा। कंप्लीटेड शेल कहाँ पे हो जाएगा, नोबल गैस पे हो जाएगा,
क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। आप इस वीडियो को ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएंगे तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, थैंक यू।